दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं सभी अपने जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि नया साल आप सभी के लिए मंगलमय रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया था कि जो भी डाई कास्टिंग के अंदर प्रोसेस होती हैं, लगभग 11 या 12 प्रोसेस होती हैं, हम सारी प्रोसेस को कवर करेंगे, जिसमें से कि डाई कास्टिंग की डिफेक्ट की जो प्रोसेस है वो हम कवर कर चुके हैं। कास्टिंग प्रोसेस, अगर आपको वो सीरीज देखनी है मेरी डाई कास्टिंग के अंदर कास्टिंग में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, तो वो आप नीचे दिए गए लिंक में जाकर उसको चेक कर सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की प्रोसेस हमारी है रॉ मटेरियल। जो इनकमिंग रॉ मटेरियल हमारी कंपनी के अंदर आता है वो एज ए इंगॉट्स आता है, या आजकल बहुत सारी कंपनियां उसको एज ए मोल्टन मेटल भी परचेज कर रही हैं। तो मोल्टन मेटल और इंगॉट्स दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता, डिफेक्ट में लगभग सिमिलर डिफेक्ट होते हैं। एक पुराना समय था कि जब हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अपने अंदर ही फर्नेस में अपना रॉ मटेरियल बनाया करते थे, जिसमें प्योर एल्यूमिनियम लेते थे और उसके साथ हम अन्य एलिमेंट जैसे कि कॉपर है, आयरन है या सिलिकॉन हम मिक्स करके बनाया करते थे। परंतु आज की जो जैसे जैसे आज की डेट में डाई कास्टिंग इंप्रूव होती चली जा रही है, वैसे ही हमने अब इंगोट्स लेना शुरू कर दिया है। जस्ट उसको हम मेल्ट करते हैं अपनी फर्नेस के अंदर और डीगैसिंग वगैरह जो उसकी प्योरिफिकेशन की कुछ प्रोसेस होती है वो करने के बाद हम सीधा यूज करते हैं। या बहुत सारी कंपनियां अभी मोल्टन मेटल भी परचेज कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है, जो पुराने साथी हैं, कि रॉ मटेरियल हमारा कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपोनेंट के अंदर। अगर कंपोनेंट के अंदर कोई भी फील्ड फेलियर होता है या वारंटी में कोई भी कंपोनेंट क्रैक हो जाता है, लीक हो जाता है, फेल हो जाता है किसी भी कारण से, तो उसकी जो सबसे पहली टेस्टिंग होती है दोस्तों, वो रॉ मटेरियल की होती है। अगर रॉ मटेरियल में गलती से भी हमारा रॉ मटेरियल को ही एलिमेंट आउट मिल गया तो ओईएम ये अपनी तरफ से एक भारी पेनल्टी लगा सकता है और आपकी कंपनी के ऊपर एक भारी पेनल्टी लगने की वजह से वित्तीय आपकी स्थिति चरमरा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, रॉ मटेरियल किसी भी कंपोनेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है और उसके लिए हमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो रॉ मटेरियल में जैसे डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं दोस्तों, उन रॉ मटेरियल की सारी रॉ मटेरियल को हम कवर ना करते हुए एक बेसिक रॉ मटेरियल ले लेते हैं। जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है वो है एडीसी 12। तो एडीसी 12 के अंदर हम जो भी इंगोट्स परचेज करते हैं, सप्लायर की तरफ से क्या क्या कमी हो सकती है, हमारे एंड पे हम कैसे उस मटेरियल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कैसे आइडेंटिफाइड करें, कॉज आइडेंटिफिकेशन करें, क्या एक्शन हमें लेने पड़ेंगे, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि मेरे जितने भी नए आने वाले वीडियोज हैं आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब ये मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर एक्सेल की सीट खोल रही है, जिसमें कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि किसी भी इंगोट्स के अंदर या रॉ मटेरियल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो फर्स्ट हेडिंग ली है वो ली है प्रोसेस रिक्वायरमेंट, सेकंड हेडिंग ली है एबनॉर्मल कंडीशन, थर्ड ली है कॉज एंड फाइनली इफेक्ट क्या पड़ेगा उसका डिफेक्ट का, चेक मेथड क्या है, हम प्रिवेंटिव एक्शन कैसे लेंगे इस डिफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए, और टेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे। तो ये मेन हेडिंग मैंने लिए हैं आपको समझाने के लिए। और इसमें जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं अभी, ये मैं करने वाला हूं इंगॉट्स एडीसी 12 के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एडीसी 12 एक कॉमन मेटेरियल है इंडियन इंडस्ट्री के अंदर, डाई कास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एडीसी 12। तो आज हम एडीसी 12 को बेस लेकर ही आगे का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, एडीसी 12 मटेरियल के अंदर जो सबसे पहला डिफेक्ट आता है, जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है डस्ट की। उसके अंदर काफ़ी डस्ट इन्वॉल्व रहती है समटाइम्स। डस्ट का जो सोर्स होता है वो बेसिकली पुअर हैंडलिंग हो सकता है, पुअर स्किमिंग हो सकता है कि उसको प्रॉपरली क्लीन ना किया गया हो तो डस्ट एज ए स्लज उसमें इन्वॉल्व हो, या हमारे एंड पे भी हो सकता है कि हमने जो भी इंगॉट्स आए हैं उनको एक डस्टी इन्वायरमेंट के अंदर और ज़मीन के ऊपर ऐसे ही रख दिए हैं जिसमें कि प्रॉपर फ्लोरिंग नहीं है, काफ़ी डस्ट है बहुत ज़्यादा, और फाइनली वो डस्ट वहाँ से उठ कर जो है जब मेरा मटेरियल किसी भी मेरी फर्नेस के अंदर मेल्ट हम करते हैं तो उसके थ्रू जो है फाइनली कंपोनेंट तक पहुंच जाती है। अब डस्ट अगर कंपोनेंट के अंदर है तो उसका फाइनल इफेक्ट क्या पड़ेगा कंपोनेंट के अंदर,
वो क्रैक होने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो डस्ट एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है किसी भी रॉ मटेरियल के अंदर। अब इसको चेक करने के लिए हम विजुअल भी चेक कर सकते हैं कंपोनेंट डस्टी है या नहीं है, उसको तोड़ के चेक किया जा सकता है। या फिर एक चेक मेथड और भी है कि उसकी मेटल डेंसिटी हम निकालें, जिसकी वैल्यू हमारी 2.67 से 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक के बीच में रहनी चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट डिफेक्ट आता है हमारा ब्लो होल। किसी भी इंगोट्स के अंदर ब्लो होल इन्वॉल्व रहते हैं तो उससे फाइनली जो कंपोनेंट की परफॉर्मेंस होती है वो पुअर होती है। आपको पता ही है कंपोनेंट पूरी लाइफ जो है आपको नहीं देगा, कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा ब्लो होल। अब आ जाता है कॉज। कॉज में आप देखेंगे इसका मेकर एंड पर प्रॉपर डीगैस का ना होना, क्योंकि बहुत सारे मेकर जो अपने एंड पर टैबलेट से डीगैस कर देते हैं, जिससे कि वो प्रॉपरली आज की डेट में रिकमेंडेड नहीं है किसी भी टैबलेट मेथड से डीगैस करना। आपको प्रॉपरली N2 डीगैस करनी चाहिए। नाइट्रोजन गैस से डीगैस करने पे आप अच्छी तरह से उसके अंदर जितने भी डिजोल्व हाइड्रोजन कंटेंट के रूप में जितने भी एयर इंट्रैपमेंट है उसको आप निकाल सकते हो प्रॉपरली। सेकंड होता है कि हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर है आपका इंगोट्स की पोरिंग के टाइम पे, तब भी उसके अंदर से हाइड्रोजन कंटेंट जो है डिजोल्व हो जाते हैं और बाद में फाइनली वो आपके कंपोनेंट तक जाने के चांस रहते हैं। तो इसके लिए भी आप देखेंगे कि मेकर के एंड पे जो भी कंट्रोल प्लान या वर्क इंस्ट्रक्शन बनाई जाती हैं तो उनमें एक टेम्परेचर मेंशन किया रहता है कि मेल्टिंग तो आप हाई टेम्परेचर पर करेंगे, लेकिन जब उसकी पोरिंग करेंगे आप इंगोट्स बनाने के लिए तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करके वो उसकी पोरिंग करते हैं, जिससे कि उसके अंदर हाइड्रोजन कंटेंट डिजोल्व ना हो और आपको फाइनली जो इंगोट्स है वो सही पोर हो सके। अब इसको चेक करने के लिए हम विजुअल मेथड से चेक कर सकते हैं। अगर ब्लो होल हैं और बड़े साइज के हैं तो आप जब किसी भी इंगोट्स को ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर आपको वो ब्लो होल की कंडीशन आपको नजर आ जाएगी। अगर ब्लो होल आपको विजुअली नजर नहीं आते तो अगेन आपने मेटल की डेंसिटी निकालनी है और वैल्यू वही 2.67 से 2.070 के बीच में रखनी है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि अगर उससे वैल्यू कम आ रही है, 2.7 से ऊपर तो आने के चांसेस नहीं है क्योंकि फाइनल वैल्यू होती है किसी भी एल्यूमिनियम की, उससे कम ही आते हैं। अगर आपकी 2.67 से कम वैल्यू आ रही है मेटल डेंसिटी की तो इसका मतलब उसके अंदर स्लज है, ब्लो होल है या कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्लज या ड्रॉस, जो कि एक कॉमन कॉज है किसी भी इंगोट्स के अंदर इन्वॉल्व रहता है। इसका कॉज क्या है? पुअर स्किमिंग एट मेकर एंड। तो मेकर जो है अगर मैंने जैसे कि बताया उसकी स्किमिंग प्रॉपर नहीं करते हैं। किसी भी जब हम स्क्रैप से रॉ मटेरियल बनाते हैं, नॉर्मली जो एडीसी टॉल है उसमें प्योर एल्युमिनियम इस्तेमाल नहीं करता है कोई भी मेकर, सारा स्क्रैप का इस्तेमाल करते हैं और स्क्रैप के अंदर बहुत सारी गंदगी रहती है। उस गंदगी को साफ करने के लिए फ्लक्स डालकर मेल्टिंग फर्नेस के अंदर उसको स्किम प्रॉपरली किया जाता है। अगर स्किम नहीं होगा वो मेटेरियल, स्किमिंग प्रोसेस आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो वो स्लज उसके अंदर रह जाती है और वो एज ए हार्ड पार्टिकल मोल्टन मेटल से जो कंपोनेंट बनता है उसमें एज ए हार्ड पार्टिकल वो फाइनली कंपोनेंट को डिस्टर्ब करती है। हार्ड पार्टिकल से आपको पता ही है आपकी मशीनिंग में टूल टूट सकते हैं, आपके फाइनल यूजेस में लीकेज वगैरह हो सकती है। कहीं सीलिंग एरिया में हार्ड पार्टिकल आ गया है तो वहाँ सरफेस अप डाउन हो जाएगी, वेवीनेस बनेगी, उसकी रफनेस का भी इशू आ सकता है। तो फाइनली इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है हार्ड पार्टिकल की वजह से आती हैं हमारी। स्लज या ड्रॉस को चेक करने के लिए हम विजुअल भी चेक कर सकते हैं और उसका स्लज फैक्टर निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो स्लज फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ दे दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं एल्युमिनियम के अंदर जो भी स्लज फैक्टर है उसमें जो Fe हम निकालते हैं, Fe की परसेंटेज एलिमेंट की, वो एक हिस्सा उसका 2 टाइम्स Mn एंड 3 टाइम्स क्रोमियम, इनको मल्टीप्लाई करके और ऐड करेंगे तो वो 1.8 से अधिक वैल्यू हमारी नहीं होनी चाहिए। या आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी है नॉर्म्स या स्टैंडर्ड आप डिफाइन कर सकते हो, 1.8 लेना है या 2 लेना है आपको वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे ऑक्सीडेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है। ऑक्सीडेशन का मेन रीजन रहता है कि कहीं ना कहीं मेटल हमारा किसी वाटर के संपर्क में आया है, यानी कि वो भीगा है।
तो जो वेट कंटेंट रहते हैं या जो भी मॉइस्चर की वजह से भी आ सकता है, कई बार मौसम खराब होता है, आपका ओपन में मटेरियल रखा हुआ है तो उसकी वजह से भी मटेरियल गीला होने की वजह से उसके अंदर ऑक्सीडाइज प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उससे वो सारा जितना भी इंगॉट्स होता है वो खराब हो जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट होता है इसका, जैसे आपका मेल्टिंग में काफ़ी लॉस होता है हीट का, क्योंकि जो ड्रॉस होती है आसानी से गलती नहीं है। सेकंड, एल्यूमिनियम लॉस होता है आपका, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के बाद वो एज ए ड्रॉस बन जाता है और वो सारा जब आप क्लीनिंग करते हो मेटल की तो वो बाहर निकल जाता है। अब इसको चेक करने के लिए ऑक्सीडेशन नॉर्मली विजुअली आप चेक करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। इसके बाद आता है पुअर माइक्रो। तो पुअर माइक्रो अगर आप देखेंगे किसी भी रॉ मटेरियल के अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर अगर सही नहीं है, यानी कि मेटल हमारा होमोजीनियस नहीं है, जो इस कॉज की वजह से ये पुअर माइक्रो आता है। हमारा पुअर माइक्रो के अंदर भी दो तरह की प्रॉब्लम आपको मेनली मिलेंगी। एक मिलेगा आपको अनडिजॉल्व सिलिकॉन मिलेगा या हाई एफी कंटेंट मिलेगा, जो कि ब्लैकिश ब्लैकिश आपको अगर विजुअली देखेंगे तो उसके अंदर नजर आएगा। अब पुअर माइक्रो की जो फाइनली इम्पैक्ट क्या आता है, कंपोनेंट की परफॉर्मेंस डाउन होती है। अब इसके लिए रिकमेंडेड है जो हमारी तरफ से, जो माइक्रो एनालाइजर में आप देखेंगे तो पार्टिकल का साइज जो है, कोई भी सिलिकॉन का पार्टिकल साइज 50 माइक्रोन से अधिक नहीं होना चाहिए, लेस देन 50 माइक्रोन होना चाहिए, जो कि रिकमेंडेशन है एक अच्छे होमोजेनियस मटेरियल बनाने के लिए। जैसे अनडिजॉल्व सिलिकॉन है, मोटे मोटे उसके पार्टिकल हैं सिलिकॉन के, या हाई एफई है, वो विजुअल मेथड से भी हम सिली को ब्रेक करके चेक कर सकते हैं। अब इसकी बात आती है प्रिवेंटिव एक्शन की। तो प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए हमें मेटल की सैंपलिंग करनी पड़ेगी। कस्टमर एंड पे, अपने एंड पे हमें ऑडिट सिस्टम लगाना पड़ेगा सप्लायर के एंड पे, एक शेड्यूल बनाने के बाद कि उसके अंदर प्रोसेस में उसका कंट्रोल प्लान क्या कहता है और कैसे वो प्रोसेस करता है। साथ में हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वहाँ पे जो मैन पावर डिप्लॉयड है क्या वो उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते, क्या उनको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। अगर नॉलेज नहीं है, वो वहाँ लगी हुई कंट्रोल प्लान या वर्क सेशन नहीं पढ़ सकते हैं, तब भी फेलियर के चांसेस रहेंगे कि मेकर एंड पे हमारा जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपर तैयार नहीं होगा और उसकी वजह से फाइनली हमें प्रॉब्लम आएगी और हमारे कस्टमर तक वो प्रॉब्लम पहुंचेगी। अब आपको क्या करना है, सप्लायर से टेस्ट सर्टिफिकेट भी लेना है हीट वाइज सारा सप्लायर के एंड पे अब रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब हीट से मतलब है आपको क्लियर होना चाहिए कि सप्लायर एंड पे जो भी फर्नेस की कैपेसिटी होती है 300 टन, 400 टन, 200 टन या 150 टन, छोटी फर्नेस भी होती हैं कुछ, तो उसको एक वो हीट नंबर देता है पर्टिकुलरली। उस 300 टन को पूरा मेल्ट करके जब वो इंगॉट्स में बदलता है तो उसको एक हीट नंबर असाइन करता है। उस हीट नंबर की ट्रेसेबिलिटी आपकी फाइनल कंपोनेंट तक होनी चाहिए कि कभी भी इन फ्यूचर अगर कोई कंपोनेंट में फेलियर होता है मार्केट के अंदर तो आप तुरंत उस कंपोनेंट को जो भी डेट कोड होगा उसके ऊपर, उससे आप ट्रेसेबिलिटी मेटेरियल की भी निकाल सकें। क्योंकि किसी भी फेलियर के केस में आपका सबसे पहले रॉ मेटेरियल ही टेस्ट होता है। अगर रॉ मेटेरियल एनजी मिल गया तो फिर आपके पास ट्रेसेबिलिटी होनी उसकी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। उसके बाद रॉ मटेरियल की अगर आप सप्लाई की बात करें तो आपके एंड पे भी कवर्ड मटेरियल आना चाहिए, आपके एंड पे भी कवर्ड मटेरियल रखा होना चाहिए और सप्लायर एंड पे भी मटेरियल कवर्ड होना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर कंटेंट या डस्ट पार्टिकल ऐड ना कर हो सके। अब टेस्ट फ्रीक्वेंसी हमें क्या रखनी है दोस्तों, टेस्ट फ्रीक्वेंसी हमें हीट वाइज ही रखनी पड़ेगी कि जितनी भी हीट हमारी बनती है मेकर एंड पे या उसको फिर हम अपने एंड पे भी मेल्ट करते हैं इंगॉट्स को, तो उनकी भी हमें हीट वाइज ही टेस्टिंग करनी चाहिए। हम नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा केमिकल कंपोजिशन। तो जैसा कि रॉ मटेरियल हमने लिया है ATC12 का जो स्टैंडर्ड हम नॉर्मली फॉलो करते हैं वो जैपनीज स्टैंडर्ड है जिसका नाम है जिस, यानी JIS H5302। तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट की मेटल की केमिकल कंपोजिशन एलिमेंट की जो डिफाइन की गई है वो विद इन स्पेक्स रहना चाहिए। अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में जो जिस बोलता है उसके अकॉर्डिंग ये 9.6 से 12% के बीच में रहना चाहिए। यदि ये आउट ऑफ स्पेक्स जाता है तो उसका कॉज क्या है और फाइनली इसका कंपोनेंट पे इफेक्ट क्या पड़ता है। यहाँ देखेंगे कि सिलिकॉन का काम जो है किसी भी रॉ मटेरियल के अंदर उसकी फ्लूइडिटी को इम्प्रूवमेंट देना होता है, जिससे
कि प्रॉपरली वो कास्टिंग हो सके। नेक्स्ट आता है रिड्यूस इन मेल्टिंग टेम्परेचर, यानी कि वो मेल्टिंग टेम्परेचर को भी कम करने में हेल्प करता है। चेक मेथड वही हम स्पेक्ट्रो टेस्टिंग से ही इसको पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एफई एलिमेंट। एफई जो रिकमेंडेड है हमारे हिसाब से 0.8 से 1% रिकमेंडेड है। एज पर स्टैंडर्ड यह 1.3% मैक्स जा सकता है, परंतु यदि 0.8 या 0.7 से कम हमारा जब एफई की एलिमेंट की परसेंटेज होती है किसी भी रॉ मटेरियल के अंदर, तो वो डाई के साथ चिपकने की प्रॉब्लम आती है। अगर 1% से ऊपर जाता है तो उसमें कंपोनेंट में फाइनली क्रैक होने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और इनके जो केमिकल कंपोजिशन आउट ऑफ स्पेक्स जाते हैं उसके जो कॉज रहते हैं, इसके ये मेन कॉज हैं, जैसे कि रॉन्ग टेस्ट मेथड, यानी टेस्ट मेथड ही हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अनकैलिब्रेटेड टेस्ट इक्विपमेंट, स्पेक्ट्रो, यानी कि जो हम स्पेक्ट्रो इस्तेमाल करते हैं इस एलिमेंट को चेक करने के लिए, उसका कैलिब्रेशन ही नहीं हुआ काफी टाइम से, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। डिफरेंस इन टेस्ट रिजल्ट बिटवीन मेकर एंड कस्टमर। अब रीजन रहता है कि आपने स्पेक्ट्रो कैलिब्रेट किया हुआ है, मेकर ने नहीं किया। अगर मेकर ने भी कर रखा है, आपने भी कर रखा है, तब भी कई बार रिजल्ट डिफरेंट आ जाते हैं। रीजन क्या होता है कि आपका जो स्पेक्ट्रो कैलिब्रेटेड है, आप अपने मास्टर के साथ करते हो, सप्लायर अपने मास्टर के साथ करता है, उन दोनों मास्टरों में भी डिफरेंस आ सकता है। इसलिए एक बेस्ट मेथड होता है कि सप्लायर से आप हमेशा एक कॉमन, जो भी आप रॉ मटेरियल दे रहे हो उसका एक कॉमन स्टैंडर्ड बनवाओ, और उसका आधा पोर्शन आप अपने पास रखो, आधा सप्लायर के पास, और उनके रिजल्ट आपको सिंक्रोनाइज करने पड़ेंगे अपने अपने स्पेक्ट्रो के, जिससे कि उसके अंदर जो भी एरर हो आपके और सप्लायर के बीच की, उसको आप आसानी से सिंक्रोनाइज करके दूर कर सकें। नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रो का कैलिब्रेशन भी हम कर रहे हैं, परंतु कैलिब्रेशन हम किसी रॉन्ग वैल्यू के मास्टर के साथ कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ देखें कि आप, हमने स्पेक्ट्रो कैलिब्रेशन करना चाहिए 9.6 से 12% के बीच में, जिसमें कि मास्टर की वैल्यू हो सिलिकॉन की। यदि हम इसी सिलिकॉन की हाई वैल्यू के साथ हम अपने स्पेक्ट्रो कैलिब्रेट करेंगे तो वो हमें हमेशा रॉन्ग रिजल्ट देगा। यानी कि हमने अगर 16% या 80% सिलिकॉन है मास्टर के अंदर, उसके साथ हमने कैलिब्रेशन कर दिया अपने स्पेक्ट्रो का, तो रॉन्ग वैल्यू हमेशा देगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एलिमेंट मेरा कॉपर। अगर आप कॉपर में देखेंगे तो परसेंटेज रिकमेंडेड है 1.5 से 3.5%। तो कॉपर हायर साइड हमेशा अच्छा रहता है। अगर कॉपर लोअर साइड ले जाएंगे तो उससे टेंसाइल की प्रॉब्लम आएगी, आपको टेंसाइल पुअर मिलेगी। नेक्स्ट ये क्योंकि मशीनिबिलिटी इंप्रूव करता है तो मशीनिंग में बिल्टी में भी प्रॉब्लम आएगी और आपको सरफेस रफनेस वगैरह का इशू आ सकता है। इसके बाद जैसे एम है, एम है, जेड है, तो इनका भी अपना अपना रोल होता है मेटल के अंदर। जैसे एम का रोल होता है कि ये स्टेन हार्डनिंग को इम्प्रूव करता है। सेकंड, ये कास्टिंग क्वालिटी अगेंस्ट हाई टेम्परेचर के लिए एक रेजिस्टेंस प्रदान करता है। वैसे ही एमजी का एक अपना रोल होता है इम्प्रूव कास्टिंग हार्डनेस, ये कास्टिंग हार्डनेस को इम्प्रूव करता है। अब जिनके लिए बात करें जिन 1% अलाउड है, बट ये है इम्प्योरिटी किसी भी मेटेरियल के अंदर, परंतु ये किसी भी हार्डनिंग प्रोसेस को, जैसे कि हम कोई फाइनल कंपोनेंट होता है हमारा एडीसी टोल में बने हुए मटेरियल का डाई कास्टिंग के अंदर, उसका हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं T4, 5 या T6, कोई भी हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस हार्डनिंग प्रोसेस को ये इम्प्रूव करता है, या एक तरह से मैं बोलूँ तो ये सपोर्ट देता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है टीआई की परसेंट 0.3% मैक्स अलाउड है। ये भी एज ए इम्प्योरिटी इसमें काउंट होता है किसी भी रॉ मटेरियल के अंदर, बट ये जीरो नहीं होना चाहिए। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि 0.1 या 0.2% कुछ ना कुछ रहना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे ये एज ए गेन रिफाइनर काम करता है, सपोर्ट करता है गेन रिफाइनिंग के लिए, किसी भी मेटेरियल को होमोजीनियस बनाने के लिए। तो इसमें कम से कम 0.1 या 0.2% कंपोनेंट के अंदर, सॉरी रॉ मटेरियल के अंदर रहना चाहिए। सेकंड, ये किसी कंपनी के अंदर अगर कहीं कास्टिंग के अंदर कोई वेल्डिंग प्रोसेस भी होती है तो ये उसको भी सपोर्ट करता है और उसको क्रैक होने से बचाता है। अब अगेन अगर इसकी बात करें प्रिवेंटिव एक्शन की, ये प्रिवेंटिव एक्शन वही कॉमन एक्शन रहेंगे कि आपने अपना सप्लायर का एवरी शिफ्ट सैम्पलिंग करनी है,
अपना रॉ मटेरियल एवरी हीट वाइज करनी है, और सप्लायर का प्रोसेस ऑडिट करना है अपने, जो कि मैं ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी चीज़ें। सप्लायर का टेस्ट सर्टिफिकेट भी हीट वाइज लेना है आपने, और रॉ मटेरियल इंगोट्स जहाँ भी रखे हों वो कवर्ड कंडीशन में हों, प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर रखे होंगे। और टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी आपके एंड पे भी और सप्लायर के एंड पे भी एवरी हीट वाइज रहनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ हमने अब ETC12 रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कशन कर लिया हमने, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है। और अगेन मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूं कि फाइनल एक्शन आपने किसी भी डिफेक्ट या प्रॉब्लम के लिए लेना है प्रॉपर कोड आइडेंटिफिकेशन करके, उसके ऊपर वाई एनालिसिस करके ही लेना है। यहाँ ये मैंने कॉमन जो प्रॉब्लम आती है रॉ मटेरियल के अंदर वो आपके साथ शेयर की हैं। कुछ आपकी कंपनी के हिसाब से इसके अलावा भी कुछ डिफेक्ट या प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिनके लिए आपने कॉज आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर वाई एनालिसिस करके प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वाई एनालिसिस करने में या कॉज आइडेंटिफिकेशन करने में आ रही है, किसी भी डिफेक्ट का कॉज आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, कैसे फाइनल एक्शन लेने हैं, तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बनाए हुए हैं, नीचे उनका लिंक दिया हुआ है। आप उन लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरे उन वीडियोस को देख सकते हैं, और वहां से अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आ रही है इनको समझने में, तो वहां से वो क्लैरिटी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को लेकर। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी होगी मेल्टिंग फर्नेस। मेल्टिंग फर्नेस जो कि हमारे एंड पे होती है। जब हम इंगोट्स को उस मेल्टिंग फर्नेस में मेल्ट करेंगे तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हमें आ सकती हैं, और उन प्रॉब्लम की वजह से फाइनल कंपोनेंट मेरा किस तरह से इफेक्टेड हो सकता है।